जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एंड शेयर में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम करीब आ गया है, तो आज हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है, जो बहुत बार पूछा गया, हर साल अक्सर पूछा जाता रहता है, वासुदेव अग्रवाल द्वारा लिखित हिंदी का पहला चैप्टर जो है राष्ट्र का स्वरूप। एक अच्छा राष्ट्र का स्वरूप कैसे बनता है, राष्ट्र का स्वरूप बनने में किसकी अच्छी भूमिका होती है, उन सब के बारे में वासुदेव शरण अग्रवाल जी अपने लेखनी के माध्यम से बताए हैं। आइए सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। इनका जीवन परिचय भी बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, लगभग हर साल ही पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं बड़े ध्यान से वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, और उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे, और आपको समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा, कोई गलती हो तो वो भी बताइएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 जनवरी वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 जनवरी बोल दिए थे। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में बीता। सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया, यानी इन्होंने 1929 ईस्वी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्हें एमए की डिग्री मिली 1929 में। उसके तुरंत पश्चात अदंतर मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करे। जो मथुरा में पुरातत्व संग्रहालय है उसके अध्यक्ष पर भी काम किए इन्होंने। फिर सन 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली, तथा 1946 में डीलिट की उपाधियाँ इनको प्राप्त कर ली। इन्होंने पाणिनकालीन भारत विषय पर शोध किया। सन 1946 ईस्वी से 1951 तक सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज म्यूजियम के सुप्रिंटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किया। सन 1951 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी यानी भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर भी नियुक्त हुए। सन 1952 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता नियुक्त हुए थे। व्याख्यान का विषय पाणिनि था। अग्रवाल जी भारतीय मुद्रा परिषद, यानी जो भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर में है, और भारतीय संग्रहालय परिषद जो पटना में है, और तथा भारतीय ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस फाइन आर्ट सेक्शन मुंबई, जो कि बम्बई पहले था अब मुंबई हो चुका है, आदि संस्थाओं के सभापति पद पर भी रह चुके हैं, तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। सन 1967 ईस्वी में हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया, यानी 1967 में इस हिंदी के महान साहित्यकार का निधन हो गया। आइए देखते हैं आगे। भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के ज्ञाता होने के कारण डॉक्टर अग्रवाल के मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक और अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश डालने की इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधान निबंधों की रचना की थी। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत पाल प्रकृति के अनेक ग्रंथों का संपादन किया। भारतीय साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रणी होता है। तो इनकी रचनाएं जो हैं, कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, माता भून, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं। इन्होंने वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण और भारत पर अनेक गवेषणात्मक लेख लिखे हैं। जायसीकृत पद्मावत की सजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया है। इसके अतिरिक्त इनकी लिखी
आगे देखिए कहाँ है। आज इनकी लिखी और संपादक पुस्तकें, इनके द्वारा जो लिखी और संपादित पुस्तकें हैं: उरुज्योति, कला और संस्कृति, भारत सावित्री, कादम्बरी, पोद्दार, अभिनंदन ग्रंथ आदि हैं। इनकी भाषा विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित है। इन्होंने मुख्यतः इतिहास, पुराण, धर्म एवं संस्कृति के क्षेत्र से शब्द चयन किया था। इन्होंने जो शब्द चयन किए था, उनके शब्द जो होते थे अक्सर इतिहास से होते थे, पुराण से, धर्म से, संस्कृत से के क्षेत्र से इनके शब्द हुआ इन क्षेत्रों से इन्होंने शब्द चुनकर अपनी रचनाओं में डाला है और शब्दों को अनेक मूल अर्थ में प्रयुक्त किया है। संस्कृत निष्ठता के कारण कहीं कहीं वह दुरूह हो गई है। इनकी भाषा में देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी अपने देश की भाषा का प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों, मुहावरों, कहावतों का अभाव दिखाई पड़ता है। इनकी जो भाषा है, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों में मुहावरा हो गया, कहावतें और इन सब का अभाव कम ही महसूस होता है। इनकी मौलिक रचनाओं में संस्कृत की सामसिक शैली की प्रमुखता है तथा भाष्यों में व्यास शैली की इनकी शैली पर इनके गंभीर व्यक्तित्व की गहरी छाप है। ये गंभीर अध्येता और चिंतक रहे हैं। इनके व्यक्तित्व का निर्माण एक सच्चे शोधकर्ता, विवेकशील विचारक और एक सहृदय कवि के योग से हुआ है। इसलिए इनके निबंधों में ज्ञान का आलोक, चिंतन की गहराई और भावोद्रेक की तरलता एक साथ लक्षित है। सामान्यतः इनके निबंध विचारात्मक शैली में ही लिखे गए हैं। अपने निबंधों में निर्णयों की पुष्टि के लिए उद्धरणों की प्रस्तुत करना इनका सहज स्वभाव रहा है। इसीलिए उद्धरण बहुलता इनकी निबंध शैली की एक विशेषता बन गई है। इनके निबंध में भारतीय संस्कृति का उदात्त रूप हुआ है। इनके कथन प्रामाणिक और इनकी जो शैली है, शैली में आत्मविश्वास की झलक मिलती है। इनकी शैली का प्रधान रूप विवेचनात्मक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए चिरस्मरणीय रहेंगे। इनकी जो मौलिकता है, विचारशीलता है और विद्वता है, इनके लिए ये हमेशा स्मरणीय रहेंगे। प्रस्तुत जो निबंध है राष्ट्र का स्वरूप, ये जो निबंध इनके द्वारा लिखा गया राष्ट्र का स्वरूप है, इनके पृथ्वीपुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। इनका जो निबंध संग्रह है पृथ्वीपुत्र है, उसी से ये राष्ट्र का स्वरूप लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने यह बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर बनता है। जो एक राष्ट्र का जो स्वरूप है, जो रूपरेखा बनता है एक राष्ट्र स्वरूप को, वो 3 तत्वों से मिलकर बनता है। ये 3 तत्व हैं क्या? आइए देखते हैं। पृथ्वी, जन और संस्कृति, ये 3 शब्द ऐसे हैं जिनसे एक राष्ट्र का निर्माण होता है। एक पृथ्वी हो गया, फिर वहाँ के रहने वाले लोग हैं और लोगों की संस्कृति कैसी है, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। किसी राष्ट्र का निर्माण करने में ये तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले तो एक पृथ्वी होनी चाहिए, फिर पृथ्वी पर तो मानव होंगे। जब मानव होंगे तो उनमें कुछ संस्कृति होगी। तो इसी तीनों के मेल से ही एक राष्ट्र का निर्माण होता है। पृथ्वी को माता के रूप में मानना और स्वयं को पृथ्वी का पुत्र मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। यानी पृथ्वी को अपनी माता के रूप में मानना और स्वयं को पृथ्वी का पुत्र मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए, मन में राष्ट्रीयता की जो भावना उदय के लिए आवश्यक है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के दृढ़ संबंध होना चाहिए। इसके साथ साथ संस्कृति के विषय में भी लेखक के मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। जो लेखक हैं इसके साथ साथ संस्कृति के विषय में भी लेखक ने अपने मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। लेखक के अनुसार सहृदय हृदय के साथ व्यक्ति
सुंदर हृदय के साथ व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष का स्वीकार करता है और उससे आनंदित हो उठता है, खुशी हो उठता है। तो आइए आज देखते हैं राष्ट्र का स्वरूप निबंध जो है वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध संग्रह पृथ्वीपुत्र से लिया गया है। आइए इसको पढ़कर समझते हैं। राष्ट्र का स्वरूप में जो पहली है भूमि, जो अभी पृथ्वी के बताया गया था, जो भूमि है इसकी जो पहला है उसको आइए समझते हैं। भूमि पृथ्वी पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति। भूमि जो है भूमि और भूमि पर बसने वाला और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का निर्माण होता है। यानी भूमि है, भूमि पर जो रहने वाले मानव हैं और जो उनकी संस्कृति है, इन तीनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। यह अत्यंत काल से है, बहुत दिनों से है। उसके भौतिक रूप और सौंदर्य और समृद्धि के लिए सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। उसके भौतिक और सौंदर्य और समृद्धि के सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो पृथ्वी है सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी यानी माँ है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है निर्मूल है, उसका कोई मूल जड़ नहीं है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। यानी जो राष्ट्रीयता की भावना है कि जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा की पहचान करना आवश्यक धर्म है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, पृथ्वी का जिस वस्तु से संबंध है, चाहे वह छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसका कुशल प्रश्न पूछने का हमें कमर कसनी चाहिए। यानी पृथ्वी से जिस वस्तु का भी संबंध है, चाहे वह छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें अपनी कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद है, आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं। ये उदाहरण के लिए जब पृथ्वी की जो उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए जो बादल हैं हमेशा हर वर्ष समय पर आकर अपनी अमृत वर्षा के माध्यम से इसको सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त होना हमारा कर्तव्य है। उनकी परिचय करना ही हमारा परम कर्तव्य होता है। इस प्रकार जब चारों ओर हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, यानी जब चारों तरफ हमारे ज्ञान के दरवाजे खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में एक नया उजाला दिखाई देगा। यानी जब हमारे चारों ओर ज्ञान के दरवाजे खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हुई हैं,
जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। ये धरती माता की कोख में इतनी सारी अमूल्य निधियाँ भरी हैं जिनके कारण वसुंधरा कहलाती है धरती को वसुंधरा इसकी पर्यायवाची है, इसीलिए इसको वसुंधरा कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी निधियाँ, बहुत सारे खजाने दबे हुए हैं जो पता नहीं कितनी सालों से आज तक निकाले जा रहे हैं। उससे कौन परिचित ना होगा, कौन नहीं परिचित होना चाहेगा। वसुंधरा से लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों के पहाड़ों को पीस पीस कर अगिनत बार मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाली जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य के नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। जो देश में नर नारियों के जो रूप मंडन है, इनके सौंदर्य प्रसाधन में इनके छोटे छोटे पत्थरों का भी सदा कितना बड़ा भाग रहा है। अतएव उसका ज्ञान हमें होना आवश्यक है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना बने। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। ये जो भूमि का भाग था, भूमि का योगदान था राष्ट्र के निर्माण में, वो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए एक राष्ट्र के निर्माण में भूमि का निर्माण तो देख लिए, अब भूमि के निर्माण में इन जन लोगों का क्या योगदान है, आइए उसको देखते हैं। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यानी मातृभूमि पर निवास करने वाले जो मनुष्य हैं वो राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। यानी जो पृथ्वी है वो माता है और जो यहाँ के लोग हैं वो सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र हैं। जैसा कि एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि माता भूमि पुत्रो है पृथिव्या, भूमि जो है माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। यानी जो भूमि है वो माँ है और उस पर जो रहने वाले लोग हैं वो पृथ्वी के पुत्र हैं। इसीलिए हमारे संस्कृत में
हमेशा सदा से चला आ रहा है कि पृथ्वी को लोग माता कहते हैं, धरती माता के नाम से जानते हैं। आइए आगे देखते हैं। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यह भाव जब सशक्त रूप से जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मातृ पृथिव्ये, नमो मातृ पृथिव्ये, माता पृथिव्या को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। यानी नमो मातृ पृथिव्ये, नमो मातृ पृथिव्ये, माता पृथ्वी माता को प्रणाम है, धरती माता को प्रणाम है, पृथ्वी माता पृथ्वी को प्रणाम है। आइए आगे देखते हैं। यह प्रणाम भाव ही भूमि, यह जो प्रणाम है यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। जिन लोगों ने पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकारा है, ठीक उन्हीं लोगों को ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह यह निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम, पुत्र के अधःपतन। जो पुत्र स्वार्थ के लिए अपनी माता से प्रेम करते हैं, उस पुत्र के आधा पतन को सूचित करता है। उनका आधा विनाश हो जाता है। इसी बात से अगर वो माता से सिर्फ स्वार्थ भर का जब प्रेम करते हैं तब उनका आधा पतन वहीं हो जाता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, सभी पुत्रों को। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में जब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, समन्वय के संबंध हैं, उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में
जब जातियों के लिए समान क्षेत्र हैं, समन्वय के मार्ग पर भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है और किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। यानी सबके साथ सबका विकास करना, किसी को पीछे छोड़ दो और कोई विकास कर ले, इससे एक राष्ट्र का निर्माण होता है नहीं। सबको एक साथ विकास करना, कोई ज़्यादा विकास करता, कोई कम करता, लेकिन सबको करना चाहिए। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र का जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्रों मतलब हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय लोगों ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ, जब तक सूर्य की किरणें नित्य मतलब लगातार प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, इस धरती को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही मतलब लगातार जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। यानी जो लोगों का जीवन है वो सतत है, हमेशा लगातार नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान मतलब कल्याणकारी उत्थान के अनेक कार्यों, अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो ये राष्ट्र के निर्माण का जो दूसरा स्तर था, यानी भूमि था। पहला भूमि में रहने वाले लोग थे। अब लोगों के बारे में जानने के बाद आइए जानते हैं कि लोगों की जो संस्कृति है, राष्ट्र के निर्माण में जो तीसरा अंग है लोगों की जो संस्कृति है, आइए उसके बारे में समझते हैं विस्तार से। जो राष्ट्र का तीसरा अंग है वो लोगों की जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की यानी लोगों की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और लोगों के साथ साथ लोगों की जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यदि भूमि और लोग अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। यानी लोगों में अगर संस्कृति ही नहीं रहेगी तो राष्ट्र का लोप होना तय है। जीवन में विटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। और भूमि पर बसने वाले जन लोग ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में ही राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की मुक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है कि उसमें प्रेरित
संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक लोग ही अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक यानी अलग अलग संस्कृतियाँ राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर होता है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन से अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, यानी जिस प्रकार जल की अनेक प्रवाह की नदियाँ एक रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, सब एक रूप में आ जाती हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ हैं। राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती है। समन्वय युक्त जीवन का ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप में दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। गाँवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का असीमित भंडार भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। यहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है। जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, यानी जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ कर नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा वासुदेव शरण अग्रवाल जी कह रहे हैं। हिंदी के महान लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल एक महान निबंधकार हैं, जिनके पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से एक छोटा सा निबंध राष्ट्र का स्वरूप था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझने के लिए धन्यवाद। तो आप समझ गए होंगे, और अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए। कुछ गलती रहे, कुछ त्रुटि रहे तो कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए, आगे से उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। कुछ ना समझ में आया हो तो भी कमेंट कर दीजिए, यानी जो भी कमी लगे आपको कमेंट में बता दीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
आपको नई नई वीडियो रोज़ मिलती रहेंगी इसी तरह। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद, आज का यहीं तक।